नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है बावलास। ये बावलास गांव बागोर पुलिस स्टेशन की हद में आता है। यहाँ 78 साल के एक बुजुर्ग साहूकार रहा करते थे। साहूकार बोले तो वो आदमी जो प्राइवेट फाइनेंस करता है, और ख़ासकर अगर गांव की बात करें तो गांव के लोगों को, किसानों को, छोटे मोटे कारोबारियों को जो ब्याज पर रुपए देता है और फिर मूलधन के साथ साथ इंटरेस्ट भी हासिल करता है। इनका नाम था शोभाराम जैन। शोभाराम की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। घर में 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों ही बेटे कामकाज के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। अब शोभाराम जैन गांव में अकेले ही रहते थे, लेकिन आसपास कुछ नाते रिश्तेदार और परिवार वाले ये लोग भी थे। शोभाराम का काम तो मैंने आपको बता ही दिया, वो साहूकारी का काम करते थे। लेकिन इसके साथ ही चूँकि उम्र भी अच्छी खासी थी, तो वो अक्सर तीर्थाटन के लिए जाया करते थे। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मठ में उनका चक्कर जो है वो लगता ही रहता था। अभी कुछ समय पहले, यानी 19 जुलाई को, 19th ऑफ जुलाई, पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, शोभाराम तीर्थ यात्रा के लिए निकले और राजस्थान में ही एक जगह है पाली, जोधपुर के पास में। वहाँ पर एक बहुत मशहूर जैन तीर्थस्थल है जिसका नाम है सिरियारी। तो सिरियारी में जैन तीर्थस्थल में वो दर्शन करने के लिए गए 19 जुलाई को, और इसके बाद उनको वापस लौट आना था 20 तारीख तक। लेकिन शोभाराम वापस घर नहीं लौटे। पहले किसी को पता नहीं चला, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अकेले रहते थे, कोई घर में इंतज़ार करने वाला नहीं था। तो 20 तारीख का दिन तो ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद लोगों ने रियलाइज़ किया, जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं या नाते रिश्तेदार हैं, कि अरे शोभाराम जी दिख नहीं रहे। वो कह तो रहे थे कि पाली जाएंगे। उसके बाद उन्होंने शोभाराम के बारे में पता करना शुरू किया। पता किया कि ऐसा तो नहीं कि घर आए फिर घर से कहीं निकल गए, लेकिन पता चला कि नहीं, शोभाराम लौटे नहीं हैं। इस बीच लोगों ने उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करने पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब जो नाते रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, वो थोड़े बेचैन हुए, परेशान हुए। उन्होंने शोभाराम के दोनों बेटों को जानकारी दी, जो मुंबई में रहते हैं। बड़ा बेटा भैरूराम मुंबई से फ़ौरन लौट कर आया, और भैरूराम ने ही 22 जुलाई को लोकल पुलिस स्टेशन में, यानी बागोर थाने में, अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि पिता हमारे पाली गए थे, सिरियारी जैन मंदिर, और इसके बाद फिर वो लापता हो गए, नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। पुलिस ने घर वालों से कहा कि आप भी अपने तौर पर ढूंढिए। इसके अलावा पुलिस दोस्तों, दुश्मनों, कहाँ जा सकते हैं, प्रोबेबल ठिकाने क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पता करने लगी। घर वालों से भी पूछताछ पुलिस करने लगी। लेकिन हर जगह पता करने के बावजूद शोभाराम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, और पुलिस भी बिल्कुल क्लूलेस तकरीबन हफ्ते भर तक बनी रही। हफ्ते भर बाद इस मामले में एक बड़ा ही मेजर ट्विस्ट आया। हुआ ये कि बालावास गांव से थोड़ी दूर पर एक और गांव है जिसका नाम है मदनपुर। ये मदनपुर गांव हाईवे के बगल में पड़ता है, और उसी गांव में एक कुआं है, पानी से भरा हुआ। इस कुएं के आसपास जो लोग रहते हैं या जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, उन लोगों ने इस कुएं के अंदर से कोई फाउल स्मेल महसूस की, यानी कोई बदबू कुएं के अंदर से आ रही थी, ऐसा लोगों को महसूस हुआ। फिर लोगों ने कुएं में झांक कर देखा, और जब लोगों ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर किसी इंसान की लाश पड़ी थी। वो लाश देखकर लग रहा था काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि वो बिल्कुल फूल गई थी और डिकम्पोज्ड कंडीशन में थी, और वो पानी के ऊपर तैर रही थी। अब लोगों ने जब ये मंज़र देखा तो लोगों ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। बागोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के कुछ दूसरे थानों से भी पुलिस बल मौके पर बुलाए गए। चूँकि लाश कुएं में गिरी हुई थी, कुआं काफ़ी गहरा था, अकेले पुलिस के लिए इस शव को बाहर निकालना मुश्किल था। तो SDRF यानी स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स की जो टीम है, पुलिस ने उसको इन्फॉर्म किया, और SDRF के एक्सपर्ट जो इस तरह के मुश्किल हालात और मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्होंने शव को बाहर निकाला।
और बाहर निकालने के बाद लोगों को जो आशंका लग रही थी, जो डर लग रहा था, वही बात हुई। ये शव शोभाराम जैन का ही था, 78 साल के बुजुर्ग शोभाराम जैन का, जो तकरीबन हफ्ते भर से गायब थे, लापता थे। 26 जुलाई की मैं बात बता रहा हूं, जब ये शव पुलिस ने कुएं से रिकवर किया। शव की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन जो चीज़ पुलिस ने नोटिस की उसके मुताबिक शव के हाथ पांव तार से बंधे हुए थे, और सिर्फ तार से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि शव को एक सीमेंट के खंभे से बांधा गया था, और सीमेंट के खंभे से बांधकर उसे कुएं में डाला गया था। कौन सा खंभा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग थोड़ा रिकॉल कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे। मैं बताता हूं। गांव में आपने देखा होगा सीमेंट के इस हाइट के खंभे होते हैं, और जो बाड़बंदी के काम आते हैं, तो वैसे ही एक खंभे से इनके शव को भी बांधा गया था। इसके अलावा जो शव है उसके पूरे चेहरे पर, मुंह पर टेप चिपका हुआ था। तो ये सारा मंजर ये बताने के लिए काफ़ी था कि शोभाराम जैन की मौत जो है वो कोई एक्सीडेंटल या खुद उन्होंने जान अपनी ले ली, इस तरह का मामला नहीं लगता है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। यानी गुमशुदगी का मामला अब मर्डर केस में बदल चुका था। अब पुलिस ने शोभाराम के दुश्मनों के बारे में पड़ताल करने की शुरुआत की। ये पता करने की कोशिश की कि भाई उनकी हत्या के पीछे कौन हो सकता है, किसको बेनिफिट हो सकता है। कहीं कोई नाते रिश्तेदारी में या परिवार में ही कोई ऐसा तो नहीं है जिसको शोभाराम की मौत से फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। परिवार में काफ़ी एकता थी, सारे लोग एक दूसरे को काफ़ी चाहते थे। शोभाराम के दोनों बेटे थे, 2 वारिस, और दोनों के अपने पिता से बहुत अच्छी बनती थी, बॉन्डिंग थी। ऐसे तो वो मुंबई में रहते थे, लेकिन अपने पिता को काफ़ी प्यार करते हैं। तो कोई इस तरह की एनिमिटी वाली या दुश्मनी वाली बात शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को नज़र नहीं आई। अब पुलिस ने ये पता करने की शुरुआत की कि शोभाराम पाली जो गए थे, क्या वो अकेले गए थे या उनके साथ कोई और गया था। आसपास के लोगों से, गांव वालों से पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि आखिरी बार जब शोभाराम 19 जुलाई को पाली के सिरियारी के लिए निकले थे, तो उनके साथ उनका मुनीम, जिसका नाम रोशन गुर्जर है, वो मौजूद था। अब रोशन गुर्जर का शोभाराम के साथ होना कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं थी, कोई अनयूजुअल साइट या सीन नहीं था, क्योंकि रोशन अक्सर शोभाराम के पास आया करता था और उनका हिसाब किताब, बही खाता वही संभालता था। ऐसे में रोशन की मौजूदगी कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं थी, लेकिन एक फैक्ट ज़रूर सामने आया कि रोशन शोभाराम के साथ था। अब पुलिस ने रोशन को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि रोशन 19 तारीख से वो भी गायब है। उसका फ़ोन जो है पुलिस को नॉट रीचेबल आ रहा था। अब पुलिस ने रोशन के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई और साथ ही शोभाराम के मोबाइल फ़ोन की CDR भी निकलवाई, और साथ ही पुलिस ने ये भी देखने की कोशिश की कि क्या रोशन के साथ शोभाराम की मूवमेंट पाली तक थी या पाली से वापस भी वो आ रहे थे क्या। ऐसा पुलिस ने, जो डंप डेटा होता है उसके सहारे पुलिस ये चेक करने लगी, टावर वाइज, टावर बाई टावर, क्या दोनों साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वापस आ रहे थे। पुलिस ने ये सारी चीज़ें चेक करने की शुरुआत की। पुलिस ने ये नोटिस किया कि पाली जो है वो रोशन शोभाराम के साथ गया था, और रोशन अकेले नहीं, एक और मोबाइल नंबर है जो इन दोनों के साथ ट्रैवल कर रहा था, यानी दिख रहा था, उसके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स वो भी पुलिस को नज़र आ रहे थे। अब पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन के मालिक, यानी उस मोबाइल फ़ोन के धारक के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, और पता चला कि ये आदमी उदयपुर का रहने वाला है, जिसका नाम है नारायण सरगरा। नारायण सरगरा के बारे में जब और जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये मध्य प्रदेश में रहता है और वहाँ पानीपुरी बेचने का काम करता है। लेकिन शोभाराम के पाली जाने से नारायण सरगरा का क्या कनेक्शन हो सकता है। नारायण के साथ तो शोभाराम को कभी किसी ने देखा भी नहीं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोशन गुर्जर का ही दोस्त है। अब पुलिस इस आदमी के बारे में, इस आदमी की लोकेशन पता करने की पुलिस ने शुरुआत की, और पुलिस को पता चला कि मध्य प्रदेश में काम करने वाला ये आदमी इन दिनों उदयपुर में ही है। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उदयपुर में उसके ठिकाने पर दबिश दी, और जैसे ही उसने अपने घर में भीलवाड़ा पुलिस को देखा, राजस्थान पुलिस को देखा, वो घबरा गया और उसने अपने घर की दीवार फांद कर भागने की कोशिश की। ऐसा आदमी तभी करता है जब उसके मन में कोई चोर हो, अदरवाइज कोई पुलिस को देखकर क्यों भागेगा। और भागने की कोशिश के क्रम में उसके पाँव में चोट लगी। पुलिस ने उसे काबू कर लिया और फिर अपने साथ
भीलवाड़ा लेकर आई। यहाँ जब पूछताछ शुरू हुई तो नारायण सरगरा ने शोभाराम के कत्ल की बात कबूल कर ली और ये बताया कि इस कत्ल के बदले में उसे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे। पुलिस ने पूछा कि इस कत्ल में और कौन कौन शामिल है, क्या किसी ने सुपारी दी थी, तो पता चला कि नहीं, किसी ने सुपारी नहीं दी। मेरा दोस्त है रोशन गुर्जर, जो शोभाराम का मुनीम है, उसने ही इस मर्डर को प्लान किया था और मुझे उसने ये बताया था कि शोभाराम के पास 70 लाख रुपए कैश पड़े हैं। इसके अलावा उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर वो शोभाराम को रास्ते से हटा देते हैं तो चूंकि शोभाराम के वारिस जो उनके बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं और उनका यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम उनकी संपत्ति पर भी कब्जा कर सकते हैं और 70 लाख कैश तो कहीं नहीं गए। रोशन ने अपने इस दोस्त को, नारायण को, ये बताया था कि अगर वो इस कत्ल में उसका साथ देता है तो बदले में वो उसे 10 लाख रुपए देगा। नारायण सरगरा, एक पानीपुरी बेचने वाला आदमी, उसे 10 लाख रुपए का जब लालच दिया तो उसका दीन ईमान सब डोल गया। उसको लगा कि नहीं, कत्ल कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ज़मीर या अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ ऐसे लोगों में तो होती है नहीं और दिमाग भी नहीं था, तो इन्होंने कत्ल प्लान कर लिया और कत्ल प्लान करने के बाद इन्होंने शोभाराम को मारने की पूरी प्लानिंग की। पहली कोशिश जिस दिन शोभाराम का कत्ल हुआ उससे 3 दिन पहले और हुई थी, यानी 16 जुलाई को। असल में 16 जुलाई को शोभाराम एक और तीर्थाटन पर गए थे, एक और तीर्थ यात्रा पर गए थे। विश्व प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर में शोभाराम दर्शन करने के लिए उस दिन जाने वाले थे। रोशन गुर्जर को खबर थी, क्योंकि वो मुनीम है, साथ में रहता है, तो रोशन ने अपने इस दोस्त को, नारायण सरगरा को, बुला लिया था और प्लान ये किया था कि नारायण को लेकर जब सांवलिया सेठ के मंदिर में दर्शन के लिए वो जाएगा, लौटते वक्त दोनों मिलकर शोभाराम का काम तमाम कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि उस दिन शोभाराम के जो भाई हैं, छोटे भाई, वो भी सांवलिया सेठ मंदिर में उनके साथ दर्शन करने के लिए रवाना हो गए और ये एक अप्रत्याशित और अचानक हुई प्लानिंग थी। मतलब दोनों भाई साथ जाएंगे, इसका अंदाज़ा रोशन को और नारायण को नहीं था। तो ऐसे में 16 तारीख को सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए वो गए और वहाँ से वापस भी लौट आए। मर्डर करने की जो प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि एक आदमी का कत्ल कर सकते थे, बुजुर्ग का, दूसरा भाई भी बैठा हुआ था, तो उसे कैसे मैनेज करते। तो इसीलिए उन लोगों ने मर्डर का प्लान जो है वो पोस्टपोन कर दिया, त्याग नहीं दिया, छोड़ा नहीं। और फिर शोभाराम को उन लोगों ने लालच दिया, खासकर रोशन गुर्जर ने, कि सिरियारी जैन मंदिर चलते हैं, पाली में चलिए, वहाँ भी दर्शन कीजिएगा। शोभाराम को लगा कि हाँ, ये अच्छी बात है, 2 लोग हमारे साथ जा भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शोभाराम तैयार हो गए और 19 जुलाई को वो सिरियारी के लिए निकले। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अकेले रहते हैं और परिवार में बाकी कोई है नहीं, बेटे जो है वो बाहर रहते हैं, तो वो एक सॉफ्ट टारगेट थे। इस ट्रिप के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, इत्तेफाक से रोशन को 19 जुलाई की सुबह शोभाराम के घर में देखा भी था। तो मुनीम रोशन के साथ और उसके दोस्त नारायण के साथ शोभाराम निकल गए। लौटते वक्त प्लान के मुताबिक रोशन ने ही फंदा कसकर चलती कार में, चलती गाड़ी में शोभाराम की हत्या कर दी। 78 साल का बुजुर्ग हाईवे पर कार के अंदर छटपटाता रहा। कार पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ती रही और पीछे बैठे कातिल ने फंदे से गला घोंटकर उनकी जान ले ली। इसके बाद डेथ इंश्योर करने के लिए, मतलब कोई गुंजाइश न रहे जिंदा बचने की, उस चीज़ को पक्का करने के लिए ये अपने साथ जो डक्ट टेप लेकर आए थे, उस टेप से इन्होंने पूरे शोभाराम के चेहरे को कवर कर दिया ताकि सांस भी ना आए। मुंह में टेप लगा दिया, नाक में टेप लगा दिया। और फिर इसके बाद भीलवाड़ा ज़िले में ही बावलास गांव, जो कि मैंने आपको बताया, वहाँ कुएं के पास पहुँचे, सुनसान जगह देखी, कार रोकी, शव को नीचे उतारा और उसके बाद एक सीमेंट के खंभे से तार के सहारे उन्होंने इस शव को अच्छी तरह कसकर बांध दिया, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि अगर शव सीमेंट के भारी भरकम खंभे के साथ नीचे कुएं में डाला जाए तो शव जो है वो कई दिनों तक ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि खंभे का जो वज़न है उसकी वजह से लाश ऊपर नहीं आएगी, उतराएगी नहीं। तो इस इरादे में वो कामयाब भी हुए। तकरीबन हफ्ते भर तक वो शव जो है नीचे पानी की तलहटी में ही पड़ा हुआ रहा। लेकिन हफ्ते भर बाद हुआ ये
कि वो जो तार और रस्सियों से उन्होंने उनके बुजुर्ग के शव को जो बांधा था सीमेंट के खंभे से, वो तार और रस्सियाँ पानी में पड़ी पड़ी ढीली हो गई। और ढीली होने के बाद शव चूँकि काफ़ी फूल भी गया था, डिकम्पोज्ड हो गया था, तो वो बॉडी ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद तेज़ बदबू भी आने लगी। इसके बाद की कहानी आपको पता है। तो इस तरह से किसी चश्मदीद के आखिरी बार रोशन गुर्जर को देखने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स के मिलने की वजह से रोशन गुर्जर और नारायण सरगरा के बारे में, कातिलों के बारे में पता चला और आखिरकार इनकी गिरफ्तारी हुई। ये 70 लाख रुपए लेकर भागने में कामयाब हो चुके थे। नारायण के पास से पुलिस ने कुछ रुपए बरामद किए हैं, हालांकि पुलिस ने पूरी बात अभी तक क्लियर नहीं की है। अभी जब मैं ये कहानी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक जो दूसरा मेन कल्प्रिट है रोशन गुर्जर मुनीम, उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें कातिलों ने अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया था कि उनके राज के बारे में किसी को भी पता न चले, कोई भी जानने ना पाए। लेकिन उनकी हरकतें, इस घटना के बाद उनका बिल्कुल अचानक गायब हो जाना, खासकर रोशन गुर्जर का गायब हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो शक पैदा करने वाली थी। और इन्हीं अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर आखिरकार पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। पुलिस को इस केस में कामयाबी मिली। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एक नगर विकास परिषद में तैनात थे रोहतास ज़िले बिहार में, उनकी हत्या हो गई सस्पिशियस कंडीशन में। और ड्राइवर उस हत्या में पुलिस की शुरुआती जांच में दोषी पाया गया। लेकिन ईओ के घर वालों ने यह कहा कि लोकल एमएलए रंगदारी टैक्स वसूलना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने ईओ की हत्या करवाई। तो बिहार के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ। मनमोहन कुमार ने यह कहा है कि मेंटल प्रेशर की वजह से ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ड्राइव कर रहा हो ड्राइवर और उसको अगर वॉशरूम जाना पड़े, नेचर्स कॉल को आंसर करना पड़े, जाना पड़े, और जो गाड़ी का मालिक है वो इसके लिए तैयार ना हो, तो आप इसमें क्या करोगे? देखिए, सवाल आपका जायज़ है कि अगर कोई इस तरह के अनटूवर्ड सिचुएशन में रहे और उसको वॉशरूम जाना हो और गाड़ी कोई रोकने के लिए तैयार ना हो, रोकने देने के लिए तैयार ना हो, तो वो बहुत ही एक अनप्लेजेंट सिचुएशन अराइज हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात के लिए कत्ल कर देंगे? ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। गुस्सा ज़रूर आएगा। मैक्सिमम क्या करेंगे आप? स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आप गाड़ी रोक देंगे, गाड़ी से उतर जाएंगे, वॉशरूम के लिए चले जाएंगे। उसके बाद गुस्से में आप बोले कि अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं बस लेकर चला जाऊंगा यहाँ से, ड्राइवर जो है अपने रास्ते। ऐसा हो सकता है। लेकिन कत्ल कर दे, ये बात जो है वो गले से नीचे नहीं उतरती है। हालांकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत अजीब है। कौन सा आदमी किस बात पर कत्ल कर दे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये तो फिर भी एक बड़ा रीज़न है। हम लोग आजकल के ज़माने में देखते हैं, आप लोग भी नोटिस करते होंगे, मामूली सिर्फ घूरने भर से भी कत्ल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़ुबान से कोई गाली दे दी, किसी इंसान को घूर कर देखा, बदले में हत्या कर दी। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। तो खैर, मनमोहन कुमार जी ने यह कहा है कि इस मामले में ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, इसमें अधिकारी ही गलत है। अब ये आपका नज़रिया है मनमोहन जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अधिकारी का दोष हो सकता है, लेकिन ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। जेम्स वार्ड के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि विधायक और मंत्री का इस कत्ल के मामले में हाथ है। उमेश कुमार ने कहा है कि विधायक के मामले की जांच होनी चाहिए। अशोक सिंह ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इस मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। पुष्प श्रीवास्तव ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि लालू के जंगल राज की तरह अब सम्राट चौधरी का जंगल राज आ गया है। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जाता था। बिहार में जंगल राज थी, ऐसी बात बार बार कही जाती थी। और अब जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो लोग फिर से एक बार बिहार में जंगल राज हो जाने की बात कह रहे हैं, आने की बात कह रहे हैं। अशोक सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उनका ये कहना है कि ड्राइवर बिल्कुल बकवास कर रहा है और वो इस मामले में इन्वॉल्व है। विधायक का हाथ है, ऐसा युवराज गेमर लिखते हैं। इसके अलावा शशि वाजपेयी ने भी कहा है और उन्होंने ये कहा है कि पति अपना सारा हाल पत्नी को बताता है, पत्नी अगर बोल रही है तो वो बात बिल्कुल सही होगी, ऐसा इनका कहना है। चाहत ने भी कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि हमारे महान देश में धर्मगुरु, डॉक्टर, नेता, पुलिस इत्यादि पेशे से जुड़े लोग हर तरह के अपराध में संलिप्त पाए गए हैं।
पर समाज की नज़र में बदनाम अकेला ड्राइवर है। पैसे स्टेटस वाले लोग ड्राइवर को इंसान ही नहीं समझते। किसी को सताओगे तो ऐसा होना संभव है। बिल्कुल सताना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी कत्ल करता है, जैसा कि आपने कहा धर्मगुरु, डॉक्टर, नेता, ये लोग भी बदनाम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बदनाम होते हैं तभी तो आप और हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, और हम देखते हैं ना बार बार, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे की वजह से ही वो बेनिफिट या सुविधा मिल रही है, लेकिन इस तरह के केसेस हमने बहुत देखे हैं जिसमें लीगल बेनिफिट बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रभावशाली लोग हैं उन्हें मिल जाता है। सूर्य मोहन राम ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले भी ये कहानी सुनी है। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ साल भी मेंशन कीजिए, डेट और मंथ। ये घटना तो 2 दिन पहले की है जिसका मैंने जिक्र किया था। आपने पहले भी ये कहानी कैसे सुनी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और रही साल या डेट मेंशन करने की बात, तो आजकल तो मैं करता हूँ, पहले मैं इस मामले में मतलब इतना सिंसियर नहीं था, लेकिन जैसे आज भी मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई, मैंने बताया कि इस घटनाक्रम की शुरुआत जो है वो 16 जुलाई से हुई। मैं बाकायदा नोट करके लेकर आता हूँ आजकल। जगदीश चांडीगढ़ जी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ये कोई नई बात नहीं, ड्राइवर ने साजिश के लिए विधायक से सुपारी ली होगी। इसके अलावा 1 माइल मोर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। श्वेता ने कमेंट किया है। दूसरी दुनिया ने कहा है कि ड्राइवर का नार्को टेस्ट कराओ। अनिल कुमार और किसलय राज का कमेंट है। बहुत सारा और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप लोग मेरे साथ जुड़े, इतने धैर्यपूर्वक बने रहें। आज के इस घटनाक्रम और इस कहानी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।